देखो, लोकतंत्र में आप किसी भी टाइम पर किसी भी चीज़ को खारिज नहीं कर सकते। ये इस बार के चुनाव ने हमें सिखा दिया है। एग्जिट पोल में जिस ज़बरदस्त जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी वो सब कुछ गलत साबित हो गया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि 60-70 करोड़ जितने भी वोटर्स हैं उनके वोट को हम 10 लाख लोगों के ऊपर किए गए सर्वे से नहीं समझ सकते। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए पिछड़ गई है। हालांकि एनडीए लगभग 300 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एनडीए को थोड़ा भी झटका लगता है, जो कि मैं मानता हूं कि मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या इंडिया अलायंस सरकार बना सकता है? सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया है। हमारे देश में उप प्रधानमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का पद नहीं होता, लेकिन कई बार लोगों को खुश करने के लिए ऐसी नई नई पोस्ट बनाई जाती हैं। अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाता है तो क्या ये तय है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये कुछ सवाल है जो इस बार के चुनाव के नतीजों के बाद उठ रहे हैं। जब हम बीजेपी की हार की बात करते हैं तो ये भी हमारे ध्यान में आता है कि इस बार के चुनाव के नतीजे बीजेपी की कोर साइकोलॉजी पर बड़ा असर डालेंगे। आप पूछोगे कि कैसे? देखिए, 2014 और 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी अकेली पार्टी थी जिसे बहुमत मिला था। जब किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो मतलब वो अकेले सरकार बना सकती है, तो वो अपने हिसाब से फैसले लेती है बिना ये सोचते हुए कि किसे क्या बुरा लगेगा। अभी फिलहाल के समय की बात करें तो अगर बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ मिलता है और वे सरकार बनाते हैं तो जातिगत जनगणना और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, ताकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चाहेंगे कि भाजपा उनके भी सुने। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पद हैं उनको देना भी एक अलग सिचुएशन होगी। ये दोनों नेता किंग मेकर बन गए हैं, जबकि बाकी लोग चुनाव लड़ते रह गए। शरद पवार को ये साफ करना पड़ा कि उन्होंने अभी तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को फ़ोन नहीं किया है, लेकिन मानना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस की शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी। अगर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का साथ इंडिया अलायंस को मिल जाता है तो सरकार बनाने के लिए वे कुछ जोड़ तोड़ जरूर कर सकते हैं। भाजपा इस टाइम पर बहुमत से काफ़ी दूर है। अभी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार एनडीए 296 सीटों पर आगे चल रहा है और इंडिया अलायंस 201 सीटों पर है। तृणमूल कांग्रेस को जोड़ने पर यह संख्या 230 के आसपास पहुंचती है। अगर एनडीए 296 सीटों पर बना रहता है तो वे सरकार बना लेंगे। इस पूरे के पूरे सीन से पावर सेंटर को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो सकती है। पावर सेंटर का मतलब ये होता है कि भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की बात होती है और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो भाजपा की होती है। संघ हमेशा से एक विचार के खिलाफ रहा है और ये कहता रहा है कि पावर सेंटर एक आदमी पर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आपने ये देखा होगा कि हाल ही के कुछ दिनों में संघ और भाजपा के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। जो संघ है उसकी विचारधारा अलग है और भाजपा की विचारधारा अलग है। इस तरह की बातें होने लगी हैं, लेकिन अब इस चुनाव के नतीजों को देखकर ये बिल्कुल कंफर्म है कि संघ की दखल अंदाजी फिर से बढ़ेगी। संघ का जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं भाजपा में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब ये तैयारी की जा रही है कि इस टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को भी बीजेपी अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। ईस्ट यूपी में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और अगर भाजपा को अलग चुनावों के लिए तैयारी करनी होगी तो उन्हें यहाँ काम करना होगा। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ भाजपा को सबसे बड़ा तगड़ा झटका लगा है। भाजपा को इन तीनों जगहों पर काम करना ही होगा। अभी तक भाजपा जिस तरीके से काम कर रही थी वो अब नहीं चल पाएगा। अब चीज़ें बदलेंगी। अब एजेंसियों की कार्रवाई और नेताओं की गिरफ्तारी जैसे सिचुएशंस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत पहले जैसी नहीं रहेगी। ये कमजोरी किंग मेकर्स जैसा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ओर की जाएगी। जिस तरीके से काम करवाना चाहेंगे भाजपा को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। हम पहले भी जोड़ तोड़ कर भी सरकारें देख चुके हैं
और फिर से ऐसा समय आ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी। जोड़ तोड़ वाली सरकारों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे भरोसेमंद नहीं रहती हैं, कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी उठ सकती हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते ही हैं, वे कितनी बार पलटी मार चुके हैं। ऐसे में उन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन भाजपा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर भाजपा को सत्ता में वापसी करनी है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कंगना रनौत मंडी की अपनी सीट से जीत गई हैं और अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान समर्थक हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं जो लोकतंत्र की जटिलता को दिखाते हैं। देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वाराणसी सीट से कांग्रेस के अजय नायर से केवल 1.5 लाख या 1.25 लाख वोटों से ही आगे चल रहे हैं। अब ये बताता है कि जनता कुछ नया चाहती है। हो सकता है कि भाजपा का कोर वोटर इस बार कम बाहर निकला हो गर्मी की वजह से। एक समुदाय ऐसा भी है जो बिना धूप या गर्मी की परवाह किए वोट डालने गया। अब अयोध्या वासियों को ले लो, अयोध्या में हिंदुओं के लिए बड़ा काम हुआ है, लेकिन वहाँ से भाजपा नहीं जीत रही है। यूपी में विकास भी हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बाहुबलियों का खात्मा हुआ है, घर तोड़े जा रहे हैं जिससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।